हाँ भाई, सारा ने प्यारा भरी राम राम। उम्मीद करूँ सारा बढ़िया होगा, मस्त होगा, बिंदास होगा। तो अपने राजस्थान का भौतिक विभाजन चल रहा था, और जिसके अंदर हमें पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। पश्चिम रुस्तलीय प्रदेश को हमने दो भागों में बांटा है, एक का नाम है शुष्क और एक का नाम है अर्ध शुष्क। एक तो वो हो गया जो बिल्कुल यानी का सूखा इलाका है, जहां पर बारिश होती है 0 से 25 सेंटीमीटर तक। इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है पिछली क्लास में। आज हम इस अर्धशुष्क वाले इलाके को पढ़ेंगे, जो आधा सूखा है भाई, जहां पर बारिश होती है 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। अब हम ये देखेंगे कि ये जो अर्धशुष्क वाला इलाका है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, इस क्षेत्र की क्या विशेषता है, इसका भौतिक विभाजन है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इस मरुस्थलीय प्रदेश को हमने क्या नाम दिया है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको हम राजस्थान बांगर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? प्रत्येक चीज की अपन आराम से बढ़िया तरीके से व्याख्या करेंगे, नोट्स बनाने की तुम्हें जरूरत है ही नहीं। ब्रह्मास्त्र तुम्हारे हाथ में है, बढ़िया तरीके से टॉपिक को समझो, चीजों का रिवीजन ज्यादा करो। जब तक रिवीजन नहीं होगा ना, तब तक कुछ नहीं है भाई। मैं कह दूंगा कि देखो किताब से क्वेश्चन तो आगे, लेकिन क्वेश्चन आ जाएंगे, उनको याद कौन करेगा? या तो तुम करोगे ना। एग्जाम हॉल में तुम किताब तो ले जा नहीं सकते कि सर किताब हमें दे दो कि एग्जाम हॉल में लेकर चले जाएंगे क्या? चीजें तो एग्जाम हॉल में तुम वही लेकर जाओगे तो तुम्हारे दिमाग में छपी होंगी क्या, जो तुमसे याद हो पाएंगी। याद इतना ही होगा, बस रिविजन करते रहो बढ़िया तरीके से, ठीक है। आ जाओ फिर। अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान बांगर भी कहते हैं। इसके बारे में हमें देखेंगे। ये तुम्हारे सामने जो अर्धशुष्क प्रदेश है ना, इसके बारे में हमें पढ़ना है। जिले याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने बार बार कहा था कि राजस्थान का मैप भरो, राजस्थान का मैप भरो। बताओ इसमें कौन कौन से जिले आएंगे? सबसे ऊपर गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आ जाएंगे, फिर चूरू सीकर झुंझुनू आ जाएगा, फिर अपने डीडवाना कुचामन आ जाएगा, फिर जोधपुर पाली जालौर आ जाएगा। बस ये जिले आते हैं। बताओ इसमें तुम्हें जिले याद करने की जरूरत है क्या? मैंने कह दिया कि भाई ये देखो, ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये कौन सा है? अर्धशुष्क बांगर प्रदेश है। इसमें सबसे पहले गंगानगर हनुमानगढ़ आ जाएगा, चूरू सीकर झुंझुनू आ जाएगा, नागौर डीडवाना कुचामन आ जाएगा, पाली जोधपुर जालोर आ जाएगा। बस हो गई। वर्षा सर, वर्षा तो आपने बताया था इस क्षेत्र में 25 से 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा हमारे राजस्थान को दो भागों में विभाजित कर देती है। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इस अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की क्या क्या विशेषता है। ठीक है भाई, इसे राजस्थान बांगर भी कहते हैं। जिले कौन से हैं? गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू सीकर झुंझुनू डीडवाना कुचामन नागौर जोधपुर पाली जालोर जिले आते हैं। इसमें वर्षा है वो 25 से 50 सेंटीमीटर होती है, और शुष्क में वर्षा होती है 0 से 25 सेंटीमीटर। चलो, यहां तक किसी को कुछ पूछना है? हाँ, ओके। सिर्फ पर भूगोल हटा दी, वो पुरानी भूगोल थी इसलिए हटा दी। फिर भी अगर आपको पुरानी देखनी है तो यूट्यूब के ऊपर सारी की सारी फ्री पड़ी है, वो देख लो आप। अगर जल्दबाजी है कि सर हमें तो जल्दी जल्दी पढ़ना है, 1 महीने बाद में एग्जाम है, तो सारी की सारी फ्री करवा रखी है। चलो आगे, ठीक है भाई, आ जाओ। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई इस अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने किस प्रकार से विभाजित किया है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर हम पढ़ेंगे घग्गर का मैदान। सर किस प्रकार से हमने इसको विभाजित कर रखा है? ये आपके सामने क्या है? अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है, और इसके बारे में हमें पढ़ना है भाई। ऊपर ही ऊपर आएगा घग्गर का मैदान, मतलब जहां जहां घग्गर नदी बहती है उसको हमने क्या कहा? घग्गर का मैदान कहा। ये क्षेत्र हो जाएगा गंगानगर हनुमानगढ़ का। इसके बाद में हमारा क्षेत्र आएगा शेखावाटी प्रदेश, जिसे बांगर प्रदेश भी कहते हैं। इसमें हमारे जिले आएंगे चूरू सीकर झुंझुनू। इसके बाद में आ जाएगा नागौरी उच्च भूमि, वह भूमि जो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। इस नागौरी उच्च भूमि में क्या विशेषता देखने को मिलेगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में आएगा लूणी बेसिन, जहां से लूणी नदी बहती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और फिर कोई मालानी आगन्य सेल है, और कोई चट्टानों के बारे में, छप्पन की पहाड़ियों के बारे में पढ़ेंगे।
ये हमें 4-5 पॉइंट कवर करने हैं। ये पढ़ते ही हमारा अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है वो कंप्लीट हो जाएगा। भाई हमने इसको अलग अलग विभाजित किया। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? सर ये तो घग्गर का मैदान है, मतलब यहां से घग्गर नदी बहती है, और जब कोई नदी बहती है तो उसके द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है। उपजाऊ मिट्टी के द्वारा जो मैदान बड़ा उसको हमने क्या कह दिया? घग्गर का मैदान कह दिया। कौन से जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। ये नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें थी। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान मतलब सर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले किस में आएंगे? घग्गर के मैदान में आएंगे। यहां से घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी के बारे में विस्तार से हम नदियों के अंदर पढ़ेंगे। इसका उद्गम हो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है, कालका माता मंदिर यानी कि हिमाचल प्रदेश से उद्गम होता है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में बहती है। और जहां से अपने राजस्थान में घग्गर नदी बहती है उसको हमने क्या नाम दे दिया? घग्गर का मैदान दे दिया। क्योंकि अगर कोई नदी बहेगी तो नदी अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी लेकर आएगी। आपने नदी देखी है? सर नहीं देखी, हम तो चूरू बीकानेर के हैं। फिर भी कभी नदी देखने आना, जैसे इधर मेवाड़ की तरफ आओगे या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ जाओगे, तो वहां पर जो नदी बहती है ना उसके पास में आप मिट्टी देखना, वो मिट्टी आपको उपजाऊ मिलेगी। और उस उपजाऊ मिट्टी के द्वारा जो मैदान बना उसको हमने नाम दे दिया घग्गर का मैदान। कहां पर? सर गंगानगर हनुमानगढ़ में है। घग्गर नदी द्वारा लाएगी उपजाऊ मिट्टी से बना है। और घग्गर के पार्ट को हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नाली कहते हैं। घग्गर नदी का जो पार्ट है जहां से बहती है हनुमानगढ़ में, उसे नाली के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है? नॉर्मल ये लो, बस कंप्लीट हो गया। बस इतनी विशेषता है। ये हमने क्या पढ़ दिया? घग्गर का मैदान है वो कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में कौन सा बताया था? सर इसके बाद में थोड़ा सा नीचे उतर जाओ, यहां पर आपको चूरू, सिकर, झुंझुनू देखने को मिलेंगे। ये क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बाकी वास्तव में आपको शेखावाटी देखनी है ना, तो आप जाओ सिकर, झुंझुनू में। चूरू तो बेचारा नाम ही जोड़ दिया, क्योंकि चूरू का तो लगभग बॉर्डर यानी कि हरियाणा टच में है, और वहां के ज्यादातर लोग भी हरियाणा वाली हैं, सेम वही लैंग्वेज बोलते हैं। कभी कभी मेरी भाषा देखोगे ना तुम, तो यानी कि थोड़ी सी हरियाणवी टच आ ही जाएगा। तो चूरू, सिकर, झुंझुनू, इसको हमने किस नाम से दिया है? शेखावाटी क्षेत्र है। अभी भाई इस शेखावाटी क्षेत्र की क्या विशेषता है? अब एक बात तो तुमने सुनी होगी कि सबसे ज्यादा गर्मी चूरू में पड़ती है, और सबसे ज्यादा सर्दी है वो भी चूरू में पड़ती है। अब इसके बारे में बताऊंगा भाई, गए सबसे ज्यादा गर्मी और सबसे ज्यादा सर्दी चूरू में क्यों पड़ती है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि चूरू के अंदर जो जमीन है ना, उसके नीचे चूने की परत पाई जाती है। जब भी यानी कि बारिश होती है तो बारिश का जो पानी है वो जमीन के ऊपर सतह में बहता है, और जमीन पानी को सोख लेती है। लेकिन जब चूरू, सिकर, झुंझुनू में बारिश होती है तो उस क्षेत्र में चूने की परत पाई जाती है जमीन के नीचे, और पानी पूरा जमीन के नीचे नहीं जाता, वह पानी चूने की परतों में बहता रहता है। और चूना हमेशा जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। इसलिए जब भी चूर में थोड़ी बहुत गर्मी पड़ती है तो चूने की परत गर्म हो जाती है, और अगर थोड़ी बहुत ठंड पड़ती है तो जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए चूरू के अंदर ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है? तो शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? सर चूरू, सिकर, झुंझुनू आते हैं। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परतें पाई जाती हैं। ये अपने शेखावाटी क्षेत्र की जमीन है। ऊपर तो जमीन होगी और जमीन के नीचे क्या है? चूने की परत है। और जैसे ही ऊपर बारिश होगी ना, ये नीचे चूने की परत है भाई, जैसे ही बारिश होगी तो बारिश का पानी नीचे आएगा और बाद में यह पानी चूने की परतों में ऊपर बहता रहता है। गर्मी पड़ेगी तो चूने की परत जल्दी गर्म हो जाएगी, तो यहां पर ज्यादा गर्मी पड़ती है। सर्दी होगी तो चूने की परत वो जल्दी ठंडी हो जाएगी, इसलिए यहां पर जल्दी ठंड पड़ती है। तो इस क्षेत्र में क्या होता है? नीचे चूने की परत पाई जाती है और पानी चूने की परतों में बहता रहता है। इसलिए हम इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहते हैं। आंतरिक का मतलब हो गया अंदर, जल प्रवाह यानी कि अंदर जल का प्रवाह होना ही क्या कहलाता है? आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। और चूने की परत के कारण ही यहां पर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। बताओ, ये बात समझ में आ गई? किसी का कुछ पूछना हो तो बताओ भी।
वर्षा का जल चूने की परतों में बहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कहते हैं। आंतरिक मतलब अंदर जल का प्रवाह होना, जमीन के अंदर जो चूने की परत है उसके ऊपर इस प्रकार से पानी बहता रहता है, इसको हमने क्या नाम दे दिया, आंतरिक जल प्रवाही क्षेत्र कह दिया। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, आंतरिक जल प्रवाह क्षेत्र कौन सा है, चूरू सीकर झुंझुनू का क्षेत्र है, जिसे हम क्या कहते हैं, शेखावाटी भी कहते हैं। और बताओ सर, और इस क्षेत्र की क्या विशेषता है। ठीक है, ये हो गया भाई शेखावाटी वाला क्षेत्र। ये किताब के अंदर फोटो दे रखी है मैंने चूने की परत की। हाँ हाँ, चूने की परत के कारण नोट्स कैसे बने, बनाने की जरूरत ही क्या है, तुम्हें किताब के अंदर सारा का सारा दे रखा है। जितने का रजिस्टर लाओगे, पेन खर्च करोगे, नोट्स बनाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, किताब उठाओ ब्रह्मास्त्र यहां से समझ लो, उसको याद कर लो। कोशिश ये क्या करो कि चीजों का रिवीजन ज्यादा कर सको, है ना। चलो भाई आ जाओ। चूने की परत के कारण ही यहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। चूने के मकान देखे हैं क्या, अगर आपको चूने के मकान देखने हैं तो कभी शेखावाटी क्षेत्र में जाना। इतने शानदार चूने के मकान बनाए जाते थे, 100-100 साल तक चलते रहते, बड़े मजबूत होते थे। पहले यानी कि चूने को गर्म किया जाता था लकड़ियों से बहुत। आजकल तो सीमेंट के मकान बनने लगे, तो आने वाले समय में तो मुझे फोटो दिखानी पड़ेगी कि देखो रे भाई इस प्रकार से चूने के मकान बनते थे क्या। तो चूना क्या होता है, जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, इसलिए क्या होता है यहाँ पर अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। इस चूने की परत के कारण ही इस क्षेत्र में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी पड़ती है। अभी कहते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ पर नदियां बहा करती थी। देखो जब भी यानी कि नदी बहेगी ना, तो नदी अपने साथ में उपजाऊ मिट्टी रखेगी, और उपजाऊ मिट्टी को हम खादर कहते हैं। जैसे मान लो कि हमने देखा गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में घग्गर नदी बह रही है, तो घग्गर नदी जब बहेगी तो उसके साथ में उपजाऊ मिट्टी होगी, और वह उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है। जैसे आपको ये कोई नदी का पानी दिख रहा होगा, दिख रहा है फोटो में, हाँ सर, और इसके पास में जो उपजाऊ मिट्टी है ना, यह उपजाऊ मिट्टी खादर कहलाती है। अब मान लो कि थोड़े दिनों के बाद में यह नदी सूख जाती है, इसका पानी है वो समाप्त हो जाता है, फिर यह उपजाऊ मिट्टी धीरे धीरे अनउपजाऊ हो जाएगी, मतलब बाद में यह मिट्टी कोई काम की नहीं रहेगी। तो बाद में इसको हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे, बस। इसीलिए इस क्षेत्र का नाम बांगर प्रदेश भी रखा गया है। ये जो क्षेत्र है ना, ये बांगर प्रदेश में आता है, यही मैंने लिखा है। यहां प्राचीन काल में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो अब अनउपजाऊ हो गई है। प्राचीन काल में यहां पर नदियों के द्वारा मिट्टी लाई गई थी, लेकिन अब क्या हो चुकी है, यह अनउपजाऊ हो चुकी है। एक तो था उपजाऊ मिट्टी, खैर बहुत अच्छी मिट्टी है, क्या यहाँ पर रहने का फसल भी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अब यहाँ की मिट्टी क्या हो चुकी है, अनउपजाऊ हो चुकी है। अनउपजाऊ मिट्टी का मैदान क्या कहलाता है, बांगर कहलाता। समझ गए ना, नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी जो उपजाऊ है वो तो कहलाती है खादर, और अनउपजाऊ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई है, लेकिन वह मिट्टी अब क्या हो चुकी है, अनउपजाऊ हो चुकी है, मतलब तुम्हारे कोई काम की नहीं है, वहां पर तुम फसल नहीं बो सकते। अब हमारे अगर शेखावाटी क्षेत्र में जाओगे तो सभी के पास में जमीन तो खूब सारी है, 200 बीघा खेत है, खूब सारी जमीन, लेकिन काम कुछ नहीं आता, फसल होती नहीं है, ना तो पानी है, अरे फिर मिट्टी भी ऐसी है हमारे तो ज्यादा इतनी काम की भी नहीं है। बाकी आप हाड़ौती क्षेत्र में जाओ, इतनी शानदार काली मिट्टी है। मेवाड़ की साइड में आओ कभी आप, यानी कि लगभग 1-1 2-2 बीघा खेत मिलेंगे, फिर भी यानी कि पानी भी अच्छा मिल जाता है, जमीन भी बढ़िया उपजाऊ है, क्योंकि नदियों वाला क्षेत्र है। तो नदियों वाला क्षेत्र तो यहाँ की मिट्टी क्या उपजाऊ है, इसलिए थोड़े से क्षेत्र के अंदर भी यहाँ पर बढ़िया फसल हो जाती है। और एक ये देखो शेखावाटी का क्षेत्र, लोगों के पास में जमीन है 80 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा जमीन, लेकिन काम की नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी कैसी है, बांगर है भाई। अब क्या हो चुकी है, वह अनउपजाऊ हो चुकी है। तो समझ गए दोनों की दोनों बातें। अनउपजाऊ मिट्टी का मैदान बांगर कहलाता है, इसलिए शेखावाटी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश कहते हैं। और फिर मैंने नोट लगाकर लिख रखा है, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को हम क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। अब मुझे लगता है कि खादर और बांगर में तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी क्या कहलाती है, खादर कहलाती है, और वह मिट्टी बाद में अगर अनउपजाऊ हो जाए, कोई काम की नहीं रहे, नदियां वहां पर सूख गई हैं, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। तो अब हमारा शेखावाटी वाला क्षेत्र कैसा है, बांगर प्रदेश है भाई। कुछ पूछना है तो बताओ, चलता हूं फिर आगे, नॉर्मल सी प्रारंभिक बातें हैं। शेखावाटी में जो घास के मैदान होते हैं जहां पर पशु चरने के लिए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं। ये देखो ये नाम है बीड़,
आगे अपना एक बीहड़ नाम भी आएगा जब हम चंबल नदी पढ़ेंगे, वो अलग होगा, कंफ्यूज मत होना। ये बीड़ है जहां पर यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में इस प्रकार से गायें भैंसों को चराने के लिए लोग जाते हैं ना, उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बीड़ कहते हैं भाई। किताब में फोटो भी दे रखी है, भैंसें चर रही हैं। तो शेखावाटी में जो घास के मैदान होते हैं, जहां पर पशु चारागाह होते हैं, जहां पशु चरने के लिए जाते हैं, उस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया है, उस क्षेत्र को हमने बीड़ नाम दिया है भाई। ओके सर। हाँ, और शेखावाटी में एक ही तो ले देकर नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। शेखावाटी क्षेत्र की प्रमुख नदी कौन सी है, कांतली नदी है भाई। एक ही नदी बहती है बस, जिसका नाम कांटली भी आ जाता है, कांतली भी आ जाता है। इसके बारे में हम नदियों में विस्तार से पढ़ेंगे। सिक्कर से निकलती है, झुंझुनू में जाकर समाप्त हो जाती है, चूरू में तो प्रवेश ही नहीं करती। मतलब सिक्कर और झुंझुनू जिले में बहती है। तो शेखावाटी क्षेत्र में एक ही नदी है भाई, कांतली नदी। और कांतली नदी जहां जहां से बहती है उसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है भाई। जहां जहां से कांतली नदी बहती है उसका प्रवाह क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और उसके आसपास की जो पहाड़ियां होती है ना, उनको हम क्या कहते हैं, तोरावाटी की पहाड़ियां कहते हैं। बताओ, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चूरू, सीकर, झुंझुनू में एक ही नदी है। हम शेखावाटी क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। शेखावाटी क्षेत्र में केवल एक ही नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। और कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र, जहां जहां से जो कांतली नदी बह रही है ना, ये कांतली नदी बह रही है, इस प्रवाह क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, तोरावाटी कहते हैं। और ये जो आपको यहां पर पहाड़ियां दिख रही है, इनको कहते हैं तोरावाटी की पहाड़ियां। ये केवल सीकर झुंझुनू में बहती है, चूरू में तो बहती नहीं है। हाँ, बताओ, समझ में आ गया क्या, ये बताओ मुझे फटाफट। यहां तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आराम से पूछ सकता है, बस जल्दी जल्दी टॉपिक पूरा होने वाला है। ओके सर। इसके बारे में मैंने बता ही दिया, प्रमुख नदी कांतली है, इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है, यहाँ की जो पहाड़ियां हैं वो तोरावाटी की पहाड़ियां कहलाती हैं। शेखावाटी में जो वर्षा जल संग्रहण के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। बस ये बात आपको और ध्यान रखनी है। चूरू, सीकर, झुंझुनू में इस प्रकार से पानी के संग्रहण के लिए कच्चे कुएं बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा होता है। आपको फोटो में हालांकि छोटा सा दिख रहा होगा, ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा गहरा है। इसका जो एकदम निम्नतम बिंदु होता है ना, उसको कहते हैं चोबी। आज तो मैं चोबी तक गया था, एकदम नीचे तक है। इसके अंदर सीढ़ियां बनी होती हैं। इस प्रकार से ये जो आपको भूमि दिखाई दे रही है ना, ये तो होगी बीड़, यानी कि यहाँ पर पशु चरने के लिए आते हैं। और बीच में इस प्रकार से पानी के संग्रहण के लिए कच्चा कुआं बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, जोहड़ कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर नहाने के लिए भी जाते हैं, पशुओं को पानी भी पिलाया जाता है। ये बहुत बड़ा होता है भाई, और अंदर से बहुत ज्यादा गहरा होता है। तो यहाँ पर वर्षा जल संग्रहण किया जाता है। और कच्चे कुएं को किस नाम से जाना जाता है, जोहड़ के नाम से जाना जाता है। पेन चेंज करो, अरे पेन में कोई मैं लिख थोड़ी रहा हूं, लिखा हुआ तो सारी की सारी चीज है। हाँ, चौबी, ठीक है। चौबी यानी कि अंदर, अरे मत याद रखना, चौबी वो भी मत याद रखना, केवल जो तुम्हें लिखा रखा ना वो याद रखना। तो इस प्रकार के कच्चे कच्चे कुएं होते हैं भाई, यहाँ पर बना दिए जाते हैं। जैसे यानी कि बारिश होती है, अब पता है कि इतना बड़ा कुआं बना रखा है खुला, तो बारिश होगी तो यहाँ पर पानी का क्या हो जाएगा, संग्रहण हो जाएगा। और बाद में इस पानी को काम लिया जाएगा भी, पशुओं को पानी पिलाने के लिए, नहलाने के लिए इस पानी को काम में लिया जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है, जोहड़ बोला जाता है। एकदम नॉर्मल सा नाम है। तो अपने शेखावाटी क्षेत्र भी कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं नागौरी उच्च भूमि। सर ये नागौरी उच्च भूमि कौन सी है, किताब में इस प्रकार से फोटो दे रखी है। देखो, हमने सबसे ऊपर घग्गर का मैदान है वो कंप्लीट कर लिया। इसके बाद में हमने शेखावाटी प्रदेश भी पढ़ लिया। इसके बाद में हम लूणी बेसिन पढ़ेंगे। लेकिन लूणी बेसिन और शेखावाटी प्रदेश के बीच में जो भूमि है ना, वो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है भाई। देखो, इस प्रकार से आपको थोड़ी सी जमीन है वो ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, जिसको हमने क्या नाम दिया है, नागौरी उच्च भूमि। उच्च भूमि का मतलब है कि ऊंची उठी हुई है। सर कितनी ऊंची उठी हुई है, इसकी लगभग औसत ऊंचाई क्या है, 300 से 500 मीटर इसकी क्या है, औसत ऊंचाई है।
और ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, नागौरी उच्च भूमि की औसत ऊंचाई कितनी है? 300 से 500 मीटर है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं ना, तो भी आपको थोड़ी सी भूमि ऊपर उठी हुई दिख जाएगी भाई। ठीक है, ये अपना शेखावाटी प्रदेश रहा, ये लूणी बेसिन है और ये शेखावाटी प्रदेश है। इसके बीच में इस प्रकार से आपको जो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई भूमि दिखाई दे रही है ना, इसका नाम ही है नागौरी उच्च भूमि। थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, शेखावाटी और लूणी बेसिन के बीच में भूमि है ये, जिसमें अपना नागौर और डिडवाना कुचामन मुख्य रूप से आते हैं। नाम ही हो गया जब नागौरी, तो पता ही चल जाएगा। सर कहां पर चला गया, एक मिनट। हाँ, तो नागौरी उच्च भूमि शेखावाटी प्रदेश और लूणी बेसिन के मध्य नागौर डिडवाना कुचामन की भूमि है, जो ऊपर उठी हुई है। ये लूणी बेसिन अभी आगे पढ़ेंगे हम, शेखावाटी प्रदेश हमने पढ़ लिया। इन दोनों के बीच में ऊपर भूमि उठी हुई है, जो 300 से 500 मीटर तक है। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई कितने, 300 से 500 मीटर। इसको हमने क्या नाम दिया है, नागौरी उच्च भूमि। सर इस भूमि की क्या विशेषता है भाई? कहते हैं कि इसमें सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। जैसे इसमें सांबर आ गया, डिडवाना कुचामन आ गया, ये खारे पानी की झीलें हैं। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। और यहां पर जो जल मिलता है ना, उस जल में फ्लोराइड है भाई। और फ्लोराइड के कारण एक रोग होता है जिसका नाम है फ्लोरोसिस रोग। सर उसकी क्या विशेषता उस रोग की, उसके आगे अभी बात करते हैं। तो इस क्षेत्र में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। इसी क्षेत्र में सांबर झील है, डेडवाना है, कुचामन है, सारी की सारी झीलें इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब नागौर की बात हो रही है, तो नागौर के अंदर जल में फ्लोराइड पाया जाता है भाई, नागौर के जल में। और अगर कोई आपने नागौर का आदमी देखा हो, तो उसको आप बड़े ध्यान से देखना। नागौर के जो आदमी होते हैं, उनके लगभग आपको दांत पीले देखने को मिलेंगे। उम्र से पहले, यानी कि उनकी पीठ झुक जाती है उम्र से पहले। जैसे मान लो अपन एवरेज बात करें तो 70-80 साल होने के बाद में आदमी के, यानी कि इस प्रकार से कमर है वो नीचे झुकने शुरू हो जाती है। लेकिन यहां पर इनके जल में फ्लोराइड मिलता है। और जब यानी कि वो जल का ज्यादा सेवन करते रहते हैं, भाई नॉर्मल सी बात है सर, पानी तो पीना ही पड़ेगा क्या, तो फ्लोराइड के कारण एक रोग हो जाता है जिसका नाम है फ्लोरोसिस रोग। और उसी रोग के कारण इनके दांत पीले हो जाते हैं, पीठ उम्र से पहले झुक जाती है, व्यक्तियों के कुबड़ निकलने की समस्या शुरू हो जाती है। इसलिए हमने इस क्षेत्र को नाम दिया कुबड़ पट्टी। बांका पट्टी मतलब आदमी बांको हो जाओ। बांको तो समझो ना, जैसे अभी मैं सीधा खड़ा हूं और फिर यानी कि मैं ऐसे चलने लगूं, अरे यार सर तो बांका बांका चलना है क्या, यानी कि बांका पट्टी। इसी को हमने क्या नाम दिया, हाथ बेल्ट भी कहा है। और ये समस्या आपको सबसे ज्यादा जायल और पुष्कर के बीच में देखने को मिलेगी। जायल नागौर में है, पुष्कर अजमेर में। तो जायल से लेकर पुष्कर के बीच में यह समस्या आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। अभी दिखाता हूं, देखो। तो नागौर व अजमेर के जल में फ्लोराइड होने के कारण नागौर और अजमेर में जो जल पाया जाता है ना इस क्षेत्र में, तो उस जल में क्या होता है, फ्लोराइड होता है भाई। और जब यानी का हम इस फ्लोराइड वाले जल का सेवन करते हैं, जब ये पानी पीते हैं ना, तो हमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम है फ्लोरोसिस रोग। तो सर इसकी क्या समस्या भी, जब मान लो कि रोग हो गया तो इसका क्या पता चलेगा, यानी कि दांत पीले हो जाते हैं। कितना ही ब्रश करते रहो, कितना ही टूथपेस्ट यानी कि करते रहो, फिर भी आपके दांत है वो पीलापन आपको दिखाई देगा। दांत पीले हो जाना, यानी कि पीठ झुक जाना, दादी जी की मैंने फोटो भी लगा रखी है, तो पीठ झुक जाना, व्यक्तियों के कुबड़ निकलने की समस्या हो जाती है। जैसे खूब सारा न्यूज में भी आप देखते रहते होंगे जी, राजस्थान ने कई बार इसकी आवाज भी उठाई है, कुबड़ पट्टी क्या है। ठीक है, तो ये पानी की समस्या है भाई, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कुबड़ पट्टी कहते हैं, बांका पट्टी कहते हैं, फिर हाथ बेल्ट भी कहते हैं। कुबड़ निकलना तो हमने नाम रख दिया कुबड़ पट्टी। बांका पट्टी इस प्रकार से आदमी बांका हो जाता है, बांका पट्टी, और इसको हाथ बेल्ट भी कहा जाता है। सर्वाधिक क्षेत्र जो प्रभावित है वो जायल नागौर से लेकर पुष्कर तक का क्षेत्र सबसे ज्यादा इस समस्या से प्रभावित है भाई। हाँ बताओ, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलूं, ये लो नागौरी भूमि अपनी कंप्लीट है। इतनी नागौरी भूमि की विशेषता थी भाई। नॉर्मल सी दो बातें मैंने बताई हैं। देखो सर, शेखावाटी और लूणी बेसिन के बीच में थोड़ी सी ऊपर भूमि उठी हुई है, जिसकी लगभग औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर तक है। इसके अंदर जल में फ्लोराइड पाया जाता है।
और उस जल का सेवन करने से एक रोग हो जाता है जिसका नाम है फ्लोरोसिस रोग। दांत पीले होना, व्यक्तियों के कुबड़ निकलना, पेट झुक जाना, सारी की सारी समस्या है। जायल से पुष्कर तक का क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित और इसमें सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। बस ये नॉर्मल सी बातें थी। आगे हम बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश या फिर लूणी बेसिन। इसके बाद में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र शुरू हो जाता है। जहां जहां से लूणी नदी बहती है उस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया है? लूणी बेसिन नाम दिया है। और लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र किस नाम से जाना जाएगा? लूणी बेसिन के नाम से जाना जाएगा। और यह क्षेत्र अर्धशुष्क प्रदेश में आता है भाई। इसमें पाली आ जाएगा, बिलाड़ा, जोधपुर, जालोर जिले में फैला हुआ है ये। ठीक है, ये देख लो, यानी कि जालोर है, पाली है, थोड़ा सा जोधपुर है, बिलाड़ा, यहां पर ये लूणी बेसिन फैला हुआ है। लूणी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान है। सर गोडवाड़ प्रदेश कौन सा है? लूणी बेसिन कौन सा है? यहां से लूणी नदी बहती है और लूणी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो मैदान बनाया जाता है, इस मैदान को हमने क्या नाम दिया है? लूणी बेसिन नाम दिया है। इसे हम क्या कहते हैं? लूणी बेसिन या लूणी जोआई बेसिन भी कहते हैं। समझ जाओगे भाई। लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश कहां पर फैला हुआ है? सर पाली, जोधपुर और जालोर जिले में फैला हुआ है। क्या है भाई? सर लूणी नदी बहती है और उसकी सहायक नदियां भी हैं और इनके द्वारा जो मैदान बनाया जाता है उसको हमने कह दिया सर लूणी बेसिन या लूणी जोआई बेसिन। बस हो गया कंप्लीट, इतना ही याद करना है। बाकी लूणी नदी के अंदर हम सारी की सारी विशेषताएं पढ़ लेंगे भाई। लूणी नदी कहां से निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, वो सारी की सारी बातें नदियों के अंदर आ जाएंगी। अब इस अर्धशुष्क प्रदेश में और क्या क्या पाया जाता है? सर यहां पर 56 की पहाड़ियां भी हैं भी। ये 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं? मोकलसर गांव है बालोतरा में। तो मोकलसर गांव से सिवाना तक 11 किलोमीटर लंबी 56 की पहाड़ियां हैं और उनको हमने नाम दिया 56 की पहाड़ियां। ये देखो, मोकलसर गांव से सिवाना तक, जैसे मान लो कि ये सर मोकलसर गांव हो गया और ये सिवाना है, इनके बीच में 11 किलोमीटर लंबी सर 56 की पहाड़ियां भी। 56 पहाड़ियां, जैसे एक पहाड़ी होगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे करके टोटल यानी कि आपको 56 पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। और इन्हीं पहाड़ियों को हमने नाम दिया है 56 की पहाड़ियां। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट पाया जाता है भाई। यही पहाड़ियों के अंदर नाकोड़ा पर्वत है भाई। ये जैसे आप फोटो देख रहे हो ना, ये फोटो किसकी है? नाकोड़ा पर्वत की है। नाकोड़ा पर्वत कहां पर है? सर नाकोड़ा पर्वत बालोतरा के अंदर है। यहां पर जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है और इनको हम क्या कहते हैं? नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं। देखो, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है, फिर भी हम इनको क्या कहते हैं? नाकोड़ा भैरव कहते हैं। क्यों भाई? क्योंकि अगर आप इनकी प्रतिमा देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा हाँ यार के भैरव जी जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? नाकोड़ा भैरव भी कहते हैं। तो 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं? फटाफट बताओ, 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं? मोकलसर गांव है। मोकलसर गांव बालोतरा से सिवाना के बीच में 11 किलोमीटर लंबी 56 की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में ग्रेनाइट पाया जाता है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच में एक नाकोड़ा पर्वत है जो बालोतरा में है। ये जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है कौन सा है? नाकोड़ा पर्वत है। तो नाकोड़ा पर्वत कहां पर है? बालोतरा के अंदर है। इस नाकोड़ा पर्वत की क्या विशेषता है? सर इस नाकोड़ा पर्वत में एक मंदिर बना हुआ है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर बना हुआ है और अपन इन पार्श्वनाथ जी को क्या कहते हैं? नाकोड़ा भैरव कहते हैं। क्योंकि इनकी प्रतिमा ही अपने को कैसी दिखाई दे रही है? भैरव जी जैसी दिखाई दे रही है। और 56 की पहाड़ियों में क्या विशेषता है? 56 की पहाड़ियां कहां कहां तक फैली हुई हैं ये हमने देख लिया। इन्हीं 56 की पहाड़ियों में नाकोड़ा भैरव जी का मंदिर बना हुआ है और इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक पिपलदू स्थान भी है। पिपलदू कहां पर है? बालोतरा में है। तो 56 की पहाड़ियों के अंदर एक स्थान और है जिसका नाम है पिपलदू, जो बालोतरा में है और यहां पर हल्देश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। किताब में आपको इस प्रकार से फोटो दिखाई दे जाएगी। ये किसका मंदिर है? ये हल्देश्वर महादेव का मंदिर है जिसको राजस्थान का केदारनाथ भी कहा गया है। ये अपने को याद नहीं करना, कहीं तुम किताब में लिख लोगे राजस्थान का केदारनाथ हल्देश्वर महादेव मंदिर को कहते हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ये केवल ऐसी फोटो में लिख रखा है, यूट्यूब का कोई वीडियो था तो उसमें लिख रखा, बाकी अपने को इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि राजस्थान का केदारनाथ किसे कहते हैं, कहीं तुम रट्टा मारने लग जाओ, क्योंकि तुम्हें तो ज्यादा ज्ञान बढ़ाने की आदत है। तो अपने को ऐसा कुछ नहीं लिखना। 56 की पहाड़ियां पढ़ रहे हम, तो 56 की पहाड़ियों में एक स्थान है जिसका नाम है पिपलदू। सर ये आपका स्थान है पिपलदू, बालोतरा के अंदर है।
यहां पर एक हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। और ये बात मैंने कई बार बताई है कि जिसके लास्ट में स्वर लग जाए, मतलब ईश्वर, जैसे क्या नाम है, हल्देश्वर, लास्ट में क्या, स्वर, तो जिसके लास्ट में स्वर लगे ना, वो हमेशा भगवान शिव का मंदिर होगा। तो ये किसका मंदिर है? ये भगवान शिव का मंदिर है। कहते हैं कि पांडव है वो यहाँ पर अज्ञातवास बिताने के लिए आए थे और उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पर एक हल्दिया नाम का राक्षस हुआ करता था। वह राक्षस गांव वालों को तंग करता था। तो गांव वालों ने देवों के देव महादेव मतलब भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने इस राक्षस का वध कर दिया और बाद में यहाँ पर जो मंदिर था उसका नाम क्या रख दिया गया? हल्देश्वर महादेव मंदिर रख दिया गया। अपने को केवल यही ध्यान रखना है कि 56 की पहाड़ियों में एक स्थान है जिसका नाम है पीपलदू, बालोतरा में है। और यहीं पर अपने एक मंदिर बना हुआ है जिसका नाम है हल्देश्वर महादेव मंदिर। और ये जो स्थान है ना पीपलदू, इसको हम रेगिस्तान का माउंट आबू, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। इसी पीपलदू स्थान को हम क्या कहते हैं? रेगिस्तान का माउंट आबू। वैसे माउंट आबू सिरोही के अंदर है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सिरोही के अंदर जो माउंट आबू है ना, उसी प्रकार की पहाड़ियां पीपलदू में भी हैं भाई, सेम उसी प्रकार का दिखता है। इसलिए हमने इसको क्या कहा? रेगिस्तान का माउंट आबू कह दिया। ये हल्देश्वर महादेव मंदिर की फोटो है। आपको इस प्रकार से पहाड़ियों से उतर कर जाना पड़ेगा मंदिर में। तो जिस प्रकार से माउंट आबू की पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, उसी प्रकार की पहाड़ियां कहां पर हैं? पीपलदू में हैं। तो हमने पीपलदू की तुलना किससे कर दी? रेगिस्तान के माउंट आबू से कर दी, या राजस्थान का लघु माउंट आबू, कि ये राजस्थान का छोटा माउंट आबू है भाई। अच्छा, पीपलदू मेरी मम्मी का पियर है, चलो भाई ठीक है, ओके। ये नॉर्मल सी बातें थी। एक स्थान है सेंदड़ा। सेंदड़ा कहां पर? सर ब्यावर के अंदर है। तो सेंदड़ा ब्यावर में सर्पाकार चट्टानें मौजूद है, मतलब इस प्रकार से सर्प की आकृति में चट्टानें मौजूद हैं। एक बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन आ गया था, सर्पाकार चट्टानें कहां पर मौजूद है? सेंदड़ा ब्यावर में। बस इतना ही अपने को ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना। हो गया कंप्लीट? बस बताओ यहां पर कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर कभी हल्देश्वर महादेव मंदिर जाना हो तो देख लेना, अभी 7 पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर है, बहुत शानदार मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहाड़ों से उतर कर जाना पड़ेगा। और इसी पीपलदू स्थान की हमने तुलना माउंट आबू से की है। अब माउंट आबू तो शुरू ही में है, सेम वैसा तो हो नहीं सकता। तो हमने कहा यार ये लघु माउंट आबू है, मतलब ये छोटा माउंट आबू है। क्या राजस्थान का छोटा माउंट आबू है? ओके, हो गया कंप्लीट। अगला अपना जो पॉइंट है उसका नाम है मालानी आगन्य सेल समूह है। सर ये क्या है? यानी कि सिवाना और जालोर में ग्रेनाइट और ज्वालामुखी की चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार की चट्टानें बनी हुई हैं। अब आपको पता है कि जालोर में ग्रेनाइट खूब निकलता है, और जालोर को हम क्या कहते हैं? ग्रेनाइट सिटी भी कहते हैं। विश्व का सबसे महंगा पत्थर है ग्रेनाइट। और यहां पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो गुंबदाकार पाई जाती हैं। इस प्रकार से गुंबद की आकृति में पाई जाती हैं। और इन्हीं पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? इंसलबर्ग भी कहा जाता है। सर इंसलबर्ग का क्या मतलब होता है? ये जो रेगिस्तान में पहाड़ियां पाई जाती है ना, ये एकदम तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां हैं। मतलब अगर आप इस पहाड़ी के ऊपर जाकर बैठोगे ना, तो एकदम सीधा नीचे आ जाओगे, ढलान वाली पहाड़ी है। तो इस पहाड़ी को हम क्या नाम देते हैं? इंसलबर्ग कहते हैं। तो इनको हमने नाम दिया मालानी आगन्य सेल समूह है। सर ये मालानी आगन्य सेल समूह क्या है और कहां पर है? ये मुख्यतः सिवाना। सिवाना कहां पर है? बालोतरा में। तो सिवाना व जालोर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ज्वालामुखी की चट्टानें हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। और यह ये जो पहाड़ियां हैं ये गुंबदाकार है, मतलब गुंबद की आकृति में है। या फिर इंसलबर्ग है। इंसलबर्ग का मतलब होता है कि रेगिस्तान क्षेत्र में ढालनुमा पाई जाने वाली खड़ी चट्टानें, इनको हम क्या कहते हैं? इंसलबर्ग कहते हैं। आपको ये पूरा का पूरा आपको रेगिस्तान दिखाई दे रहा है, और इस रेगिस्तान में ये जो ढालनुमा इस प्रकार से ढाल वाली जो खड़ी चट्टानें पाई जाती हैं, इस चट्टान को हम क्या कहते हैं? इंसलबर्ग कहते हैं। तो ये सारी की सारी चट्टानें आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ये इनको हमने नाम दिया मालानी आगन्य सेल समूह है। इन सेलों के आधार पर जालोर सांचौर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। भाई जालोर तो वैसे भी ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, और मैंने किताब में फोटो भी लगा रखी ग्रेनाइट की। आबू पर्वत भी कहते हैं, मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। बस ये अपना अर्चुस प्रदेश है वो कंप्लीट हो गया। हो गया बस कंप्लीट। बताओ, ज्यादा बड़ा था नहीं। और कल अपने जो अगली क्लास है उसके अंदर हम बालू का स्तूप पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार से बालू का स्तूप बनते हैं, उनकी आकृति क्या है। ये देखो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, और ज्योग्राफी का, राजस्थान की ज्योग्राफी का सबसे बड़ा टॉपिक यही है, बाकी फिर ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। इसको पढ़ लिया तो ये मानोगे 25% ज्योग्राफी कंप्लीट है। फिर तो छोटे छोटे टॉपिक आएंगे सारे के सारे। क्लास का टाइम 5:15 है भाई। ओके।
तुम्हारी फरमाइश में तो मैंने टाइम रखा था। बताओ, किसी को कुछ पूछना हो तो बता सकते हो आराम से। समझ गए? तो सेलों के आधार पर ये जो मालानी आग्नेय सेल्स में ना, इन सेलों के आधार पर, इन चट्टानों के आधार पर ही जालोर में ग्रेनाइट उद्योग खूब पनपा है। क्योंकि ये जो चट्टाने हैं ना, ये ग्रेनाइट से बनी है। और जब ये चट्टाने ग्रेनाइट से बनी है तो यहाँ पर तो ग्रेनाइट ही निकलेगा। और जहां पर ग्रेनाइट निकलेगा वो उद्योग यानी का खूब आगे बढ़ेगा। तो ग्रेनाइट उद्योग इन चट्टानों के कारण ही खूब सारा पनपा है। और कहते हैं कि आबू पर्वत है, आबू पर्वत की फोटो है, तो आबू पर्वत भी मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। ठीक है, ओके। और ये मैंने बताया था किस प्रकार से डालनुमा चट्टानें पाई जाती हैं। इसी के साथ में आपका ये अर्धशुष्क प्रदेश है वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं था, घग्गर का मैदान देख लिया था, शेखावटी क्षेत्र की विशेषता देख ली थी, नागौरी उच्च भूमि के बारे में पढ़ लिया था जहां पर फ्लोराइड पाया जाता है। उसके बाद में लूनी बेसिन, लूनी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान, और उसके बाद में 56 की पहाड़ियां, और ये आपके मालानी आग्नेय सेल समूह है। ये छोटे छोटे पॉइंट थे। इसी के साथ में अपना अर्धशुष्क प्रदेश है वो कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। हाँ, नौकरी करता हूँ ना भाई, नौकरी क्यों नहीं करता। ओके। अच्छा, मालानी आगे ने दोबारा से पढ़ो। अरे ये तो नॉर्मल से देखो, यानी के देख लो दोबारा से। सिवाना कहां पर है सर? सिवाना बालोतरा में है, और जालोर तो जिला है ही। तो सिवाना और जालोर में ग्रेनाइट तथा ज्वालामुखी राइलोलाइट चट्टानों का निर्माण करते हैं। यहां पर जो इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं सिवाना और जालोर में, ये जो चट्टानें पाई जाते हैं ये चट्टानें हैं ग्रेनाइट की। और कुछ चट्टानें ऐसे हैं जो यानी कि ज्वालामुखी से बनी हुई हैं। तो यहां पर इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और कुछ चट्टानें गुंबद की आकृति में हैं, और इंसलबर्ग भी है। इंसलबर्ग मतलब तीव्र ढलान वाली पहाड़ियां। और ये जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के कारण जालोर में ग्रेनाइट को दो खूब पनपा है, यानी कि ग्रेनाइट दो को खूब सारा बढ़ावा मिला है। और कहते हैं कि आबू पर्वत भी मुख्य रूप से ग्रेनाइट से बना हुआ है। ओके, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ लेना। हाँ, ओके, चलो ठीक है। बाकी और कोई बात हो तो आराम से पूछ सकते हो, और मिलेंगे नई वीडियो में। अगली क्लास में अपन बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे, जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भौतिक विभाजन का प्रत्येक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगता है कि सर क्लास छोटी छोटी है, इनको साथ साथ में याद करते रहा करो, इनका रिवीजन करते रहा करो। ठीक है, चीजों का पीछे साथ साथ में रिवीजन करते रहोगे ना, ज्योग्राफी तो एक दिन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इनका रिवीजन बढ़िया तरीके से करो, साथ साथ में पढ़ते रहो। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।